हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम की दो जुड़वा बेटियां थी, इशिका और निशिका। परम ने दोनों को बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। परम की बीवी का देहांत इन बच्चियों को जन्म देते हुए ही हो गया था। परम पेशे से एक लोहार था। वो सारा दिन खुद लोहे के साथ आग में तपता, लेकिन अपनी बच्चियों को कोई भी कमी नहीं आने देता। फिल्मों में देखा जाता है कि ज्यादातर जुड़वा बहनों का व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों जुड़वा बहनों का व्यवहार, चाल, रूप, रंग सब एक समान था। और खुद परम को भी इशिका और निशिका को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। इसीलिए एक दिन परम दोनों के कमरे में आकर कहता है, देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, जिस वजह से मुझे भी तुम दोनों को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आज इशिका के हाथ पर ये लाल डोरा बांध रहा हूँ, ताकि मैं ये डोरा देखकर पहचान लूँ कि तुम इशिका हो। इतना कहकर वो निशिका के हाथ पर लाल डोरा बांधने लगता है और निशिका उसे टोकते हुए कहती है, अरे पापा, ये मैं हूँ निशिका। आप इशिका दीदी के लिए लाया हुआ लाल डोरा मुझे बांध रहे हो, फिर आपको परेशानी होगी। ओहो, तुम दोनों ने मुझे तंग कर रखा है। तुम दोनों में से जो भी इशिका है वो इस डोरे को बांध लो। इतना कहकर परम डोरा आगे करता है और इशिका उसको लेकर अपने हाथ पर बांध लेती है, जिसे देखकर निशिका परम से कहती है, पापा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। आप मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो इशिका दीदी के लिए सिर्फ डोरा लेकर आए हो। अरे बच्ची, जब भगवान ने तुम दोनों को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देख, मैं तेरे लिए ये काला डोरा लाया हूँ, तू इसे पहन ले। इतना कहकर परम दोनों को डोरा देकर चला जाता है और निशिका को डोरा पहना देखकर इशिका उससे कहती है, वाह यार, तू तो इस काले डोरे में एक नंबर की हीरोइन लग रही है। अब ये बता, उस फिल्म के ऑडिशन का क्या रहा जो तू देना चाहती थी पापा से छुपकर? हाँ, मुझे याद है, वो ऑडिशन कल है और मैंने तैयारी कर ली है। पापा को इसलिए नहीं बताया कि सेलेक्ट नहीं हुई तो पापा नाराज हो जाएंगे। प्लीज तू भी कुछ मत बताना। अगर मेरा हीरोइन के ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं ये खुशखबरी खुद पापा को दूंगी। और अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो कम से कम वो उदास तो नहीं होंगे। ठीक है मेरी हीरोइन, सो जा। कल तुझे ऑडिशन देने जाना है और हीरोइन भी बनना है। दोनों बहनें बातें करके सो जाती हैं और अगले दिन निशिका अपनी सब तैयारी पूरी करके ऑडिशन देने चली जाती है। जिसके बाद वहाँ उसकी मुलाकात डायरेक्टर पार्थ से होती है, जो उसे देखते ही सिलेक्ट कर लेता है और उसके ऑडिशन के बाद उससे कहता है, वाओ निशिका, व्हाट अ अमेजिंग एक्टिंग। तुम तो बॉलीवुड पर छा जाओगी। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट और शूटिंग अगले हफ्ते से ही शुरू है, सो बी रेडी। थैंक्स सर, आपने मुझे एक नई उम्मीद दे दी। इतना कहकर निशिका अपने घर आती है और ड्राइंग रूम में सबको बुलाकर कहती है, इशिका, पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हीरोइन बनने वाली हूँ और जल्द ही फिल्मी पर्दे पर और उसकी दुनिया पर मेरा राज होगा। मुझे डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट दोनों दे दी है। मुझे जुड़वा बहनों का रोल करना है और हीरो भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तू हीरोइन बनने वाली है। देखना पापा, आपकी ये बेटी आपको गरीब नहीं रहने देगी और आपने जितनी मेहनत से हम दोनों को पाला पोसा है ना, आपको उन सबका फल देगी। धीरे धीरे समय बीतता है और निशिका की फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। इसी के साथ पार्थ भी निशिका की सुंदरता और सादगी से प्रभावित होने लगता है। जिसके बाद एक दिन पार्थ उससे कहता है, हमारी मूवी आधी बन चुकी है और सब अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा ही चले। लेकिन निशिका, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? तुम शादी के बाद भी फिल्मों में काम करके अपनी फैमिली की मदद कर सकती हो। पार्थ, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसा जीवन साथी पाकर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो, मैं तुमको तुम्हारी गली तक छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है। अरे पार्थ, आप घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, टाइम से जाना और घर जाकर कॉल करना। पार्थ और निशिका अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे जाकर निशिका का एक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वाला बिना रुके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोग निशिका को घायल देखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ आकर कहते हैं, बेटी, ये क्या हो गया? जरूर मस्ती में रोड क्रॉस कर रही होगी। देख, टूट गई ना टांग। अब इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इशिका,
तुम मेरे जले पर नमक मत छिड़को, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अब मेरी शूटिंग का क्या होगा। बेटा यहाँ तू हॉस्पिटल में है और तू अब भी फिल्म की चिंता कर रही है। पहले ठीक हो जा, फिर ये सब सोच लियो। हाँ तो ठीक है, इतने कौन सा फिल्म रुक जाएगी। अरे मैं थोड़ी तेरी जगह जाऊंगी हीरोइन बनके। इशिका के मजाक में बोले गए शब्द निशिका को एक तरकीब बता देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को इमोशनल करते हुए कहती है, ये तूने सही कहा। देख मेरी बहन, अपने गरीब पापा और मेरी किस्मत का सवाल है। प्लीज तू चली जाना मेरी जगह। अरे जब पापा ही हमें इन डोरों के साथ नहीं पहचान पाते तो बाकी कोई क्या पहचानेगा। तू पागल हो गई है क्या? हीरोइन बनना तेरा सपना था, मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता। नहीं आती तो आ जाएगी। तुझे कसम है मेरी कि तुझे मेरी जगह हीरोइन बनकर जाना ही पड़ेगा। इशिका को अपनी बहन के आगे हार माननी पड़ती है, जिसके बाद निशिका डिस्चार्ज होकर घर आती है और 10 दिन के बेड रेस्ट पर चली जाती है और उसकी जगह इशिका शूट पर जाती है और उसे देखकर पार्थ कहता है, अरे निशिका, तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मैंने तुमको कितना मिस किया। ये मुझे क्यों मिस करेगा? ओ अच्छा, फिल्म का काम रुक गया था ना, इसीलिए मिस कर रहा होगा। अब तो मैं आ गई हूँ ना सर, शूट शुरू करें? अभी तक तो मुझे पार्थ बोलने लगी थी, अब सर जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद इशिका शूट शुरू करती है, लेकिन पार्थ को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार नहीं था, और होता भी कैसे क्योंकि वो तो निशिका नहीं इशिका थी। जिसके बाद शूट खत्म होने पर इशिका घर आती है और निशिका के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये क्या है? तेरा डायरेक्टर क्या तुझे ऐसे ही घूरता रहता है? आज उसने मुझे मिस यू भी बोला। वो बात ये है इशिका कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे, इसलिए वो मुझे मिस कर रहा होगा। पहले बताती ना पागल, अब तो उसे शक हो गया होगा। तभी अचानक उसके कमरे में पार्थ आता है और कहता है, शक हो गया होगा? नहीं, यकीन था कि तुम निशिका नहीं हो। मैंने दुनिया की एक्टिंग देखी है, तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों में फर्क नहीं पहचान पाऊंगा। अरे शक तो मुझे था, फिर जब मैंने शूट की रॉ वीडियो देखी तो कभी तुम्हारे हाथ में लाल डोरा था, कभी काला, और मेरा शक यकीन में बदल गया। और फिर जब मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया तो मुझे सब सच पता चल गया। प्लीज पार्थ, आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब बताती हूँ ये सब मैंने क्यों किया। जिसके बाद निशिका पार्थ को एक्सीडेंट से लेकर सब कहानी बताती है और तभी वहाँ परम भी आ जाता है और पार्थ सब सुनकर निशिका की सिचुएशन को समझता है और कहता है, अब जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है। क्या सजा सर? मेरी मूवी में 2 जुड़वा बहनों की कहानी है और मैं चाहता हूँ कि वो रोल इशिका और निशिका अलग अलग करें। सर इसका मतलब इस करीब की दोनों बेटी हीरोइन बन जाएंगी? हाँ जी अंकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी मूवी में निशिका और इशिका दोनों काम करें। जिसके बाद ये बात सुनकर परम, इशिका और निशिका तीनों खुश हो जाते हैं और इस तरह गरीब परम की दोनों बेटी हीरोइन बन जाती हैं और समय के साथ पार्थ निशिका से शादी कर लेता है और सब खुशी के साथ रहने लगते हैं। कविता मेरठ शहर की रहने वाली एक आत्मनिर्भर लड़की थी। उसे अपनी जॉब लाइफ से बहुत प्यार था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उसकी शादी एक अनुज नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल आकर वहाँ की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। कुछ ही दिन बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी सास गायत्री और ननद पूजा आपस में बात कर रही होती है और वो कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो बहू, तुम्हें क्या कहना है? माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि मैं शादी से पहले जॉब करती थी। अगर आप कहें तो मैं फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ। क्या आप शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं? क्यों पूजा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शादी के बाद भी जॉब करती हैं। करती होंगी भाभी, लेकिन हमारे घर में नहीं करती। लेकिन माँ जी ने शादी से पहले कहा था कि उन्हें मेरी नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ना माँ जी। क्या बताऊँ, तुम दोनों अपनी चबड़ चबड़ बंद करो तभी तो मैं कुछ बोलूँ। माफ करिए माँ जी। बोल दो माँ इनको, हमारे घर की बहुओं को जॉब करने की कोई परमिशन नहीं है। चुप कर तू, मुझे मत सिखा क्या कहना है। ठीक है बहू, तू अपनी नौकरी कर सकती है, लेकिन तेरी नौकरी की वजह से मेरे घर में अगर कोई कलेश हुआ या तूने अपनी नौकरी के चक्कर में अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो उसी दिन घर बैठ जाइयो। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। कविता इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और साथ ही पूजा भी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, मैं भी देखती हूँ ये अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ जॉब कैसे करती हैं।
ये बाहर जाकर जॉब करे और मैं घर की नौकरानी बनूं? पागल समझा है क्या? पूजा अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका भाई अनुज ऑफिस से घर आता है और अपनी बीवी कविता को आवाज देता है, जिसे सुनकर पूजा कविता से पहले अपने भाई के पास आकर कविता की नौकरी पर जाने की बात बता देती है, जिस पर अनुज बोलता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा है वो शादी से पहले भी जॉब करती ही थी। भाई लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा? अब वो जॉब पे चली जाएंगी, वो चाहे कितना भी मैनेज करने की कोशिश करे लेकिन नहीं कर पाएंगी। उसके लिए तू है ना, वैसे भी घर में रहकर का कर मोटी हो गई है, इसी बहाने थोड़ी पतली हो जाएगी। भाई मेरा मजाक बना रहे हो? अरे तेरी नाक तो गुस्से से लाल हो गई, गुस्सा मत कर, मैं तो बस तुझे चिढ़ा रहा था। अगले दिन कविता जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके नाश्ता रेडी करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कविता अपने ऑफिस और घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी, जो कि पूजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन पूजा अपनी भाभी के ऑफिस जाने के बाद किचन को पूरी तरह से फैलाकर नाश्ते को छिपा देती है और अपने भाई और माँ को जोर से आवाज देकर बुलाती है। क्या हुआ मोटी, गला क्यों फाड़ रही है? नाश्ता दे जल्दी, लेट हो रहा है मुझे। जो हालत किचन की है, आपको एक गिलास पानी न मिले, नाश्ता तो दूर की बात है। ऐसा क्या हो गया किचन में? देखूं तो जरा मैं भी। गायत्री और अनुज जैसे ही किचन में जाकर उसकी बिगड़ी हालत को देखते हैं, दोनों गुस्से से लाल होकर बाहर चले आते हैं और तभी गायत्री बोलती है, हाय हाय सत्यानाश हो, क्या हाल कर रखा है घर का। अरे ये घर का किचन कम और कूड़ेदान ज्यादा लग रहा है। आज बहू नींद में काम करके गई है क्या? और कर लो। बहू बहू बहुत अच्छी है ना आपकी बहू, बहुत अच्छे से सारे काम कर लेती है। उसी की वजह से देखो भाई को खाली पेट ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरा पेट तो वैसे भी सुबह सुबह ये ड्रामा देखकर ही भर गया है, चलता हूँ। आने दो इसे आज घर, इसको तो मैं बताती हूँ, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी यहाँ आकर, इसकी सफाई करेगी पहले। गायत्री गुस्से में जाकर हॉल में बैठ जाती है और अपनी बहू कविता का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद शाम को जब कविता ऑफिस से घर आती है तो गायत्री उसे रोककर बोलती है, बहू तू आज सारे काम नींद में करके गई थी क्या? पूरा किचन फैला हुआ था, नाश्ता बना नहीं था, तू करके क्या गई थी? माँ जी मैं तो सारा काम करके और नाश्ता बना कर गई थी। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? बहू मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर मेरे घर में तेरी नौकरी की वजह से कोई भी कलेश हुआ तो तेरी नौकरी का आखिरी दिन होगा वो। आज तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा ऑफिस चला गया, अब तू नौकरी नहीं करेगी, सिर्फ अपना घर देखेगी। नहीं माँ जी ये सच नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा मत कहिए। मुझे जो कहना था कह दिया, बस आज से घर का सारा काम तू करेगी और पूजा भी तेरी कोई मदद नहीं करेगी। गायत्री बिना कुछ जाने समझे कविता को ऑफिस जाने के लिए मना कर देती है। कविता अपनी सास की बात सुनकर रोते हुए किचन में चली जाती है और सारा काम खत्म करके अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी अनुज ऑफिस से घर आता है और कमरे में कविता को बैठा देखकर कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कविता कहती है, आप भी नाराज है क्या मुझसे? सॉरी बट मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने सारे काम खत्म करके ही ऑफिस गई थी। वो तो देखा मैंने सुबह कि तुम कितना काम करके गई थी। प्लीज आप माँ जी को समझाइए ना, वो मुझे जॉब करने से रोक रही हैं। ठीक ही किया है, तुमसे दोनों नहीं होगा, पहले मेरी फैमिली है फिर कुछ, और आज तुम्हारी वजह से सुबह इतना ड्रामा हो गया, मुझे ये रोज नहीं चाहिए। माँ जो कह रही है वही करो। कोई भी कविता की बात का विश्वास नहीं करता है और उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और सजा के अनुसार घर के छोटे से बड़े सारे काम उसे बिना किसी मदद के करने पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज कविता घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी सास गायत्री उससे कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर माली अपने पैसे लेने आए तो उसे पैसे दे दियो, अब इसमें कोई गलती मत करियो। जी माँ जी। गायत्री के जाने के बाद कविता फिर से अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद माली अपने पैसे लेने आता है। उससे बात करके कविता अपनी सास के कमरे में पैसे लेने जाती है और जल्दी में अलमारी बंद करना भूल जाती है, जिसका फायदा उठाकर पूजा अपनी माँ के अलमारी में से कुछ पैसे और निकाल लेती है और तभी उसकी सास गायत्री वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी पूजा को अलमारी के पास देखकर बोलती है, तू मेरी अलमारी के पास क्या कर रही है और ये अलमारी खुली क्यों है? किसी ने पैसे लिए हैं क्या? हाँ माँ, वो भाभी ने पैसे लिए हैं, माली आया था अपने पैसे लेने। पूजा के कहने पर
गायत्री अपने रखे पैसों को गिनती है और अपनी बहू कविता को बुलाकर उससे पूछती है। कितने पैसे दिए हैं माली को तुमने? और ये अलमारी खुली क्यों थी? कभी तो कोई काम पूरी जिम्मेदारी से कर लिया कर। माँ जी, मैंने उसे 2000 रुपए दिए थे और माफ कीजिए माँ जी, मैं अलमारी बंद करना भूल गई थी। अलमारी बंद करने के साथ साथ तूने अपनी पढ़ाई लिखाई भी भुला दी क्या? क्योंकि तूने 2 नहीं 4000 दिए हैं उस माली को। हे भगवान, मैंने तुझे नौकरी नहीं करने दी तो तू हमें बर्बाद करेगी क्या ऐसे पैसे दान करके? ये जिम्मेदारी के लायक भी नहीं है। आज से सारे पैसे का लेन देन पूजा करेगी। तू बस घर के काम कर लियो। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। आज तो लॉटरी लग गई। भाभी की ये सजा तो मेरे लिए मजे की बात हो गई। पूजा रोज कोई ना कोई बखेड़ा करके अपनी भाभी को सजा दिलाती और उस पर खुद मजे करती। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। तभी एक रोज शाम के समय पूजा अपने रूम में बैठकर अपनी सहेली नेहा से कॉल पर बात करते हुए अपनी की हुई सारी हरकतों के बारे में बड़े मजे से बता रही होती है, जिसे कमरे से बाहर खड़ा उसका भाई अनुज सुन रहा होता है। कॉल काटने के बाद जैसे ही पूजा पीछे मुड़ती है तो अपने भाई को खड़ा देखकर घबरा जाती है। तभी उसका भाई गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी बीवी और माँ के पास लाकर उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ पूजा को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद सभी कविता से उसकी बात पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगते हुए उसे दोबारा से नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं। निधि एक बहुत ही नटखट और चुलबुली लड़की थी, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था और वो मुंह बनाकर बैठ जाया करती थी। उसे आस पड़ोस के लोग यही बोलते थे कि बड़ी हो गई है, लेकिन इसका बचपना नहीं गया। निधि की माँ अनामिका निधि के बचपने से बहुत परेशान थी। वो हमेशा निधि को समझाती, लेकिन निधि को अपने बचपने के आगे कुछ नहीं दिखता। एक दिन निधि का भाई चिंटू और निधि दोनों बाहर आइसक्रीम खाने गए थे और वहाँ जाकर चिंटू आइसक्रीम वाले से बोलता है, भैया 2 आइसक्रीम देना। मैं तो वेनिला वाली खाऊंगी। भैया इसे वेनिला दे दो और मुझे चॉकलेट फ्लेवर। वेनिला फ्लेवर तो नहीं है, 2 चॉकलेट फ्लेवर दे दूं? हाँ दे दो। मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट फ्लेवर, मुझे तो वेनिला ही खानी है। जब यहाँ है नहीं तो कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, आप आइसक्रीम खिलाने लाए हो तो आइसक्रीम खिलाओ, वरना घर चलो अभी। ये क्या बचपना है? तुझे नहीं खानी तो मत खा, मैं तो खाऊंगा। मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। मैं नहीं खाऊंगी तो आपको भी खाने नहीं दूंगी। भैया मुझे आइसक्रीम दो, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना है वो मत खाए। आपकी इतनी हिम्मत, आप मेरी बात काटोगे? निधि गुस्से में चिंटू की आइसक्रीम को लेकर फेंक देती है और वहाँ से घर चली जाती है। पीछे पीछे चिंटू भी घर आ जाता है और अनामिका को जाकर सब बताता है, जिसके बाद अनामिका और चिंटू दोनों निधि के पास जाकर बोलते हैं, अरे बदतमीज, ऐसी कोई बीच सड़क में तमाशा करता है क्या? बहुत सर पे चढ़ा रखा है इसे, जब देखो तो बचपना करती रहती है। इतना बचपना करना भी ठीक नहीं है। आपको क्या, अपने काम से काम रखो ना। सही बोल रहा है चिंटू, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है हमने तुझे। हाँ, इसमें भी मेरी गलती है। भैया मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे और खुद खाने लगे। यहाँ मैं भी गलत हूँ, है ना? नहीं नहीं, तू कहाँ गलत हो सकती है? गलत तो हम हैं। बस अब बहुत हो गया, अब इसने बचपना दिखाया, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे तुम जाओ, खुद कुछ करो नहीं, मैं करूँ तो बचपना। जहाँ जितना सर पे चढ़ रही है, ससुराल जाकर तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। निधि शादी के कुछ दिनों तक तो कोई बचपना नहीं करती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ननद नेहा और निधि दोनों शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पर नेहा को एक साड़ी पसंद आती है और नेहा निधि से कहती, भाभी ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी तो बहुत है, लेकिन क्या भाभी, आपको साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? मुझे भी ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं सोच रही थी कि ये साड़ी मैं ले लूं। भाभी आप भी क्या बोल रही हो? आप लो या मैं लूं, एक ही तो बात है ना। ऐसे कैसे बात एक ही है? भाभी मैं ये साड़ी ले लेती हूँ, जब आपको पहननी हो तो मुझसे ले लेना। जब ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो ये साड़ी मैं ही लूंगी, कोई दूसरा इसे कैसे ले लेगा? इसमें क्या बात है, आप कोई और देख लो, आप वो ले लेना, मैं ये ले लूंगी। इसी बहाने 2 साड़ी हो जाएंगी। जब आपका मन हो तब आप मेरी वाली पहन लेना और जब मेरा मन होगा तो मैं आपकी पहन लूंगी।
अब मैं क्या तुम्हारी पहनी हुई साड़ी पहनूंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना और ना तुम ले रही हो। घर चलो। भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको लेनी है साड़ी तो ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। निधि के इस बचपने को देखकर नेहा हैरान हो जाती है, लेकिन वो दुकान पर तो कुछ नहीं बोलती और घर आकर अपनी माँ सुनीता को सब बताती है। लेकिन सुनीता नेहा की बातों को ज्यादा हवा नहीं देती और यूं ही जाने देती है। कुछ दिनों बाद नेहा के लिए एक रिश्ता आता है और उसे देखने लड़के वाले घर आते हैं। लड़के वालों को नेहा पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं। नेहा को तोहफे में गले का हार मिलता है और हार देखकर निधि सुनीता और नेहा से कहती है, ये हार कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाभी, बहुत सुंदर है ना? ये हार मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा ना? मैं ये हार ले लूं? बहू कुछ खा लिया है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये हार नेहा के ससुराल वालों ने नेहा के लिए दिया है, तू ये कैसे ले सकती है? आप ऐसा ही दूसरा हार बनवा लो ना नेहा के लिए। भाभी माँ आपके लिए दूसरा हार बनवा देंगी, इससे भी अच्छा। नहीं, मुझे यही हार अच्छा लग रहा है, यही चाहिए। ए छोटी बच्ची हो क्या? बचपना क्यों कर रही हो? निधि को हार ना मिलने पर वो वहीं जमीन पर लोटपोट होकर बोलती है, मुझे यही हार चाहिए, मुझे नहीं पता अभी के अभी चाहिए मुझे यही वाला हार। निधि की ऐसी हरकत देखकर दोनों उसे चुप करवाकर हार दे देते हैं। निधि के बचपने के बारे में अब नेहा और सुनीता दोनों समझ जाते हैं। ऐसे ही निधि का बचपना चलता रहता है और दिन गुजरते रहते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा की सगाई पर लड़के वाले जब अपना दिया हार निधि के गले में देखते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और मुंह बनाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रमोद, सुनीता और नेहा निधि को बोलते हैं, तुम्हें जब पता है कि ये हार नेहा के ससुराल से मिला है तो तुम्हें पहनने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये नेहा और माँ ने दिया है, तभी तो पहन के आई हूँ। अरे करमजली, तुझे दिया है या तूने बचपने में जमीन में लोटपोट होकर ले लिया है? भैया भाभी को अगर कोई चीज अच्छी लगती है और उन्हें नहीं मिलती तो वो बचपना करने लगती हैं, न ही खुद लेती हैं और न ही किसी और को लेने देती हैं। ये कौन सा बचपना है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम ये बचपना छोड़ दो। इसे बस अपनी मर्जी चलानी है, बचपना करना है, जिद करनी है, बस यही आता है इसे, और क्या ही आता है। प्रमोद जी, मैं कोई बचपना नहीं करती, मुझे तो बस जो अच्छा लगता है वो मांगती हूँ। अब देना ना देना आप लोगों पर निर्भर करता है ना। भाभी अगर आपको ना दे तो आप बच्चों की तरह जो करने लगती हैं उसका क्या? मैं अगर बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ तो मत दो। बस करो तुम सब। एक तो यहाँ नेहा की शादी पर बनाई है और निधि तुम्हें बचपने करने से फुर्सत नहीं। जब अपनी माँ और बहन की ही माननी थी तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे क्या हुआ? तुम अपनी गलती मत मानो, है ना? बाकी सबकी गलतियाँ गिनवा दो। मुझे मत सुनाओ, गलती आप लोगों की है और बोल मुझे रहे हो। हाँ, गलती मेरी है जो तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब गलती सुधार लेता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा बचपना, जाओ अपने मायके, वहीं जाकर अपना बचपना दिखाना। ये क्या है? आप दूसरों की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो अकल आने से रही, यहाँ इतना कुछ हो गया लेकिन तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। तुम्हारा बचपना मेरे आगे नहीं चलेगा, बाकी सभी लोगों को दिखा दिया अपना बचपना, मेरे आगे मत दिखाना। मुझे माफ कर दो। नहीं रहने दो, तुम्हारा रोज का है। आज माफी मांगोगी, कल वही हरकत करोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आगे से कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी और अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो सबको मिलता है ना। ठीक है, तुम्हें मौका ही चाहिए तो दे देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निधि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे भविष्य में अपने बचपने की आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही नेहा को उसका हार भी वापस कर देती है। पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा। जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। पीहू चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, छुपकर स्लेटी और मिट्टी के बर्तन खाना। उसकी माँ बेला पीहू की इस आदत से बेहद परेशान रहती थी। आए दिन वो अपनी बेटी पीहू को इसके लिए टोका करती थी। एक दिन पीहू अपने कमरे में बैठी स्लेटी और मिट्टी का टुकड़ा लिए उसको खा रही होती है कि तभी वहाँ पर बेला आती है
और उसको ऐसा करता देखकर गुस्से से बोलती है। पीहू, तू कब सुधरेगी? इतनी बड़ी हो गई है, अकल कब आएगी तुझे? ये खाना छोड़ दे, आगे अगर दर्द हुआ ना पीठ में तो रोएगी। अरे माँ, कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लो। कैसे ना लूं टेंशन? तुझे तो फिक्र नहीं है, पर मैं तो तेरी माँ हूँ ना। मुझे नहीं पता, अगर तूने आज के बाद ये स्लेटी या मिट्टी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा और है भी कौन मम्मी? हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक, बाद में याद आएगी माँ की ये टोका टोकी। पीहू पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और वो आए दिन छुप छुप कर सलेटी और मिट्टी खाती रहती। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज में सलेटी खा रही होती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त पिंकी उससे कहती है। ओ बददिमाग लड़की, एक पड़ेगा तेरे खींच के थप्पड़। ये क्या खा रही है? फेंक इसको। क्या है यार पिंकी, खाने देना। तुझे चाहिए तो तू भी ले ले, पर मुझे मत रोक। तेरे कान के नीचे पड़ेगा अगर तूने इसको फेंका नहीं। पता है कितनी बुरी चीज है ये पेट के लिए। तू रहने दे, अपना ये मेडिकल का ज्ञान ना तू अपने स्टूडेंट्स को दियो, मुझे मत दे। जा मर फिर। और अगर पेट दर्द होने पे मेरे पास आई ना कि यार पिंकी कोई दवाई दे दे, तो दवाई के नाम पे एक मुक्का दूंगी। पीहू और पिंकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पिंकी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो जानती थी कि मिट्टी और सलेटी खाने से क्या नुकसान होते हैं, लेकिन पिंकी के समझाने पर भी पीहू के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। ऐसे ही समय निकलता जाता है और अब पीहू का कॉलेज भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद उसकी शादी के लिए अभिषेक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अभिषेक अपनी माँ कुसुम के साथ पीहू को देखने उनके घर आता है। दोनों माँ बेटे को पीहू बहुत पसंद आती है और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पीहू अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती है, लेकिन सलेटी और मिट्टी खाने की आदत अब भी उसकी नहीं जाती और वो बहुत सारी सलेटी और मिट्टी के बर्तन टुकड़े करके खाने लगती है। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में भी छुपा कर रख लेती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम पीहू से कहती है। बहू, ओ बहू, जरा इधर आ। हाँ माँ जी। अरे ये देख बहू, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मेरे पैरों में चुभ गया। ठीक से साफ सफाई नहीं करती क्या तू? पीहू ये देखकर डर जाती है कि कहीं उसकी सास के सामने ये उसकी मिट्टी के बर्तन खाने की आदत न आ जाए, इसीलिए वो इसको छुपाने को सोचती है। माँ जी अच्छे से तो की थी, लगता है शायद रह गया गलती से। लाइए मैं फेंक देती हूँ इसे। पीहू बात को छुपाते हुए बच जाती है। ऐसे ही एक दिन पीहू के पेट में दर्द होता है। दर्द हल्का होने पर वो ध्यान नहीं देती, लेकिन शाम होते होते उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, जो कि उसके बर्दाश्त से बाहर होता है। वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है, साथ ही अपनी सास और अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है। अभी जी, माँ जी, कहाँ है आप दोनों? जल्दी आइए, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। पीहू की दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे भागे आते हैं और उसको दर्द में देखते हुए अभिषेक पीहू को तुरंत उसी की ही डॉक्टर दोस्त पिंकी के पास ले आता है। पिंकी पीहू का पूरा चेकअप करती है और दर्द की वजह जानने के लिए उसके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पता लगाती है और उसको जिस बात का डर होता है वही हो जाती है, जिसके बाद वो पीहू के पास जाकर उससे बोलती है। क्यों मैडम, कहा था ना छोड़ दे, ये बुरी आदत है, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। लो, हो गई ना प्रॉब्लम। अभिषेक पिंकी की बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाता और वो पिंकी से पूछता है। क्या बात है पिंकी, कैसी आदत? क्या हुआ है पीहू को? इतनी तेज दर्द आखिर उसको किस वजह से हुआ है? आपको नहीं पता? पीहू मैडम को स्लेटी और मिट्टी के बर्तन खाने की आदत है। इसको मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन ये नहीं मानी। अब देखो किडनी में पथरी हो गई ना। क्या पथरी? सलेटी खाने की वजह से पीहू तुम सलेटी खाती थी? शादी के बाद भी तुमने खाई है क्या? हाँ अभिषेक जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता मत करो अभिषेक जी, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना कि अब ये सब ना खाइए और इसी के साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना। अभिषेक पीहू को घर ले आता है, जहाँ कुसुम को पीहू के दर्द का कारण पता चलता है और वो पीहू से बोलती है। अच्छा, तो ये तू थी जिसके कारण घर में मिट्टी के टुकड़े पड़े रहते थे? हाँ माँ जी, पर अब और नहीं खाऊंगी, पक्का। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसी उम्र में अक्सर ये सारी चीजें खाने की आदत लग जाती है और अब तो तुझे पथरी हो चुकी है,
तो प्लीज ये सब छोड़ दे बहू। हाँ माँ जी जरूर। कुसुम इस दौरान पीहू का बहुत ध्यान रखती है, जिसके बाद दवाइयों की वजह से कुछ ही समय के बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीहू को लगता है कि वो ठीक हो गई है, और फिर क्या था, वो एक बार दोबारा स्लेटी और मिट्टी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अभिषेक पीहू को स्लेटी खाता हुआ देख लेता है और उससे कहता है, पीहू, तुमको मना किया था ना, तुम फिर शुरू हो गई। भूल गई कैसे दर्द से तड़प रही थी। अरे अभिषेक बाबू, स्लेटी हमको छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। हम स्लेटी खाना छोड़ दे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओ मैडम, ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो। दर्द होगा तो आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी। छोड़ क्यों नहीं देती खाना? घर में खाने की कमी है क्या जो ये खाती हो? क्या करे अभिषेक बाबू, ये तड़प ही ऐसी है। इसकी खुशबू मुझे इसकी ओर जैसे खींची ले जाती है और मदहोश कर देती है, और मैं बस इसे खा जाऊं। ठीक है, खाओ। दर्द हुआ ना तो मदहोश की जगह बेहोश होगी, याद रखना। पीहू अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से छुप छुप कर मिट्टी और स्लेटी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन पीहू रसोई में खाना बना रही होती है कि अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। कुछ ही देर के बाद पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा। जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। उसकी आवाज सुनकर अभिषेक वहाँ आता है और फिर बोलता है, अनजाने में नहीं मैडम, इस बार जान के किए तुमने ये गलती। पता होते हुए भी कि पथरी है तुम्हें। अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तुमने, अब तड़प रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? इस बार पीहू को बहुत ज्यादा तेज दर्द था, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो अब नहीं बच पाएगी। वो दर्द भरी आवाज में अभिषेक से कहती है, अभिषेक जी, मुझे प्लीज बचा लीजिए। आपकी कसम, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। अभिषेक पीहू की दोस्त पिंकी को कॉल करके घर बुलाता है और उसे सारी बातें बताता है। पिंकी पीहू को देखते हुए कहती है, सुधरोगी नहीं ना तुम? तुम्हारी मम्मी ने तुमको कितना समझाया था, और अभिषेक जी भी कितने प्यार से तुमको समझाते हैं, लेकिन तुम सबकी बातों से ज्यादा इस बुरी आदत से प्यार करती हो। पिंकी की ये बातें सुनकर पीहू को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उसकी माँ भी उसको ऐसे ही टोका करती थी, और उसको अब दर्द के साथ पछतावा भी हो रहा होता है कि सबने उसकी भलाई के बारे में सोचा और वो खुद ही अपनी खुद की दुश्मन बन बैठी। इस सब के बाद पीहू अच्छे से समझ जाती है कि उसका ठीक रहना कितना ज्यादा जरूरी है, और इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको अपनी ये आदत छोड़नी ही पड़ेगी। और फिर वो पिंकी से बोलती है, पिंकी, अब से कभी नहीं खाऊंगी। मुझे समझ आ गया यार, और अब ये दर्द मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा दर्द कम कर दे, ये पथरी निकाल दे यार, मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। पिंकी पीहू को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके कुछ ही टाइम के बाद उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। पीहू को ये सब कुछ अब अच्छे से समझ आ चुका होता है कि उसकी आदत से ही उसको दर्द हो रहा है, और हर कोई उसके भले के लिए ही उसे समझा रहा था। इसीलिए अब वो स्लेटी और मिट्टी खाना पूरी तरह से छोड़ देती है, और पिंकी के बताए हुए परहेज और दवाइयों से कुछ समय के बाद उसकी पथरी भी किडनी से निकाल ली जाती है, और दोबारा से वो कभी भी स्लेटी, मिट्टी या कोई भी ऐसा फास्ट फूड नहीं खाती जो उसके पेट के लिए हानिकारक साबित हो। इसके बाद वो हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।